वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्क ऑफ डिप्लोमेसी। मेरा नाम है शौर्य सिंह एंड हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे एक्सपर्ट मिस्टर ऐश्वर्या रंजन श्रीवास्तव। जी नमस्कार। जी जैसा आप जानते हैं पिछले ही महीने ब्रिक्स समिट 2024 का कल्मिनेशन हुआ। एक बहुत ही मेजर इवेंट था जी एंड मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ब्रिक्स एक्चुअली है क्या। ब्रिक्स दुनिया के टॉप डेवलपिंग नेशंस का एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेन 5 कंट्रीज आती हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज ने ब्रिक्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और अब तो ब्रिक्स में काफी दुनिया के और भी डेवलपिंग नेशंस जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, वो आ चुके हैं एंड ब्रिक्स का नाम अब ब्रिक्स प्लस हो चुका है। ये ब्रिक्स समिट 2024 24 अक्टूबर को खत्म हुआ एंड इसमें काफी मेजर डिसीजंस लिए गए, काफी मेजर डेवलपमेंट्स हुई, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस लिए गए और विमेन के लिए और के लिए काफी ज्यादा डिसीजंस लिए गए, काफी बातें हुई। तो मिस्टर ऐश्वर्या आज हमें बताएंगे इस पूरे ब्रिक्स समिट के बारे में कि इसमें क्या डिसीजंस लिए गए, क्या डेवलपमेंट्स हुई। मिस्टर ऐश्वर्या, सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा बताइए, मेरे ऑडियंस को ब्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये कैसे इसकी स्थापना हुई। ब्रिक्स की स्थापना एक्चुअली पहले इसको एक नाम दिया गया था। इसका नाम आता है एक हमारे गोल्डमैन सैक्स जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है, जी उसके इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। अभी भी हैं बट अब उसमें काम नहीं करते। जी उनका नाम था जिम ओ'नील। उन्होंने एक एक्रोनिम दिया, BRIC। बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया एंड सी चाइना। उस समय की टॉप ग्रोइंग नेशंस थे, या ग्रोइंग इकोनॉमी थी, ग्रोइंग पॉपुलेशन थी, एक बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था। मतलब एक ऐसी कंट्रीज थी जो कि वेस्टर्न नहीं थी, बट इनका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न जैसा हो रहा था। जी तो और इनके पास उस समय फाइनेंशियल पोटेंशियल भी था, ग्रोइंग इकोनॉमीज थी। तो इन्होंने पोर्ट्रे किया कि मतलब एक सोचा कि अगर ये चारों देश साथ आके काम करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या होगा कि ये वेस्टर्न हेजमोनी को चैलेंज कर सकते हैं, जो कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो कि वेस्ट के कंट्रोल में रहता है, मेनली यूएसए। तो उसको चैलेंज कर सकते हैं और अपनी एक, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो अपनी जो अपनी डिमांड्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने एक एज अ ग्रुप स्ट्रांगली रख सकते हैं। जी Not just a financial institution, but also as a as a third world countries, a group of countries which can put their demands strongly in front of the countries which dominates the world. और तो यही हुआ था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 2006 में जब यूएनजी की एक समिट चल रहा, एक मीट चल रही थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके साइडलाइंस में क्या होता है कि ये चारों कंट्रीज मिलती हैं और वहाँ पर इस ग्रुप को बनाने की बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत शुरू होती है, फिर बातचीत होते होते 2009 में इस ग्रुप की फॉर्मेशन होता है। इसका पहला समिट होस्ट होता है रशिया में। एक बहुत अच्छा समिट था। और उसके बाद साउथ अफ्रीका, जो कि उस समय की ग्रोइंग इकोनॉमी थी, वो भी भागते भागते आता है और इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। फिर क्या होता है कि एक 2011 में ब्रिक्स ऑफिशियली फॉर्म हो जाता है, BRICS जैसे हम जानते हैं ब्रिक्स, वो ऑफिशियली फॉर्म हो जाता है। वहाँ से मीट होना शुरू होता है। जी ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन था, मेजर एम क्या था। ब्रिक्स का फॉर्मेशन का मेजर यही था कि वो एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा और जो वेस्टर्न हेजमोनी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उसको चैलेंज कर सके। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ब्रेडफोर्ड ब्रदर्स हैं, ब्रेडफोर्ड ब्रदर्स जिसे कहते हैं हम, वर्ल्ड बैंक और हमारे IMF, जी जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को, जो कि कंडीशनल लोन होता है और बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो कि फेवर करती हैं वेस्टर्न पावर्स को। अ, तो उसको चैलेंज कर सके। और मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको लोन मांगने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत ना पड़े, आपस में लोन दे सकें, आपस में बांट सकें और एज एज अ ग्रुप प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि उस जैसे अभी आप देखेंगे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसमें ना कोटा सिस्टम होता है, ओके जहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स उनकी से ज़्यादा है, उनके वोट ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे कोई जैसे मैं एक कंट्री, इंडिया से कंट्री में आता हूँ, मैं लोन के अप्लाई करता हूँ वहाँ पर वर्ल्ड बैंक में कि मुझे एक लोन चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट करना। तो ज़्यादा देन जितनी मेरी से होगी ना, उससे कई ज़्यादा से, और जो मेरे आसपास के देश हैं उनके कई ज़्यादा से जो होगी वेस्टर्न पावर्स की होगी। वो उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या उससे उनका बेनिफिट हो रहा है, तो उस हिसाब से वो लोन सैंक्शन करते हैं। और कंडीशनल लोन होता है जो कि उनको फेवर करता है। और हमारे जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान है या श्रीलंका है, IMF में उसको लोन बेल आउट पैकेज देता है, वो कंडीशनली देता है, वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंट्रोल करता है।
फॉर एग्जांपल आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो, आप मतलब बहुत स्ट्रिक्ट आपको रेट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ जाते हैं, वो भी उनके अकॉर्डिंग, नॉट हमारे अकॉर्डिंग। जी, वर्ल्ड बैंक का नाम है इसके ऊपर। जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके। तो इन सब चीज़ों से कई देश परेशान हो गए हैं, अभी भी देख रहे हैं। तो क्या सीन है, तो क्या हुआ कि अब ये कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रोइंग इकॉनमी है, एक साथ उन्होंने एक स्थापना की ताकि ऐसा हो सके कि इनको वर्ल्ड बैंक की आवश्यकता ही ना पड़े, IMF को। ये एक चैलेंज दे सके वर्ल्ड बैंक को कि हम अपना ग्रुप बनाएँगे, अपने में ग्रुप बाँट लेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं इंडिया, चाइना अभी के दशक में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं। चाइना जी। नंबर 2 की वर्ल्ड इकॉनमी, इंडिया 5 नंबर की। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। ऑलराइट। क्या ब्रिक्स को हम लोग एज एंटी वेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि ब्रिक्स एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ओके। वो एक फाइनेंशियल अलायंस है। मतलब आप एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ टाई, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है बिटवीन द कंट्रीज में, कैसे? देखिए पॉलिटिकल कनेक्शंस तो हैं ही हैं, ऐसा कोई आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हाँ कुछ जी। ना कुछ, तो अगर आप किसी चीज़ में आप साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे जैसे नाटो का हम बात करते हैं, नाटो वैसा को कुछ नहीं है। हमारे अच्छा। में कोई भी ऐसा आर्टिकल 5 नहीं है जैसे नेटो में होता है, अटैक ऑन वन कंट्री, अटैक ऑन अदर कंट्री, ऐसा कुछ Yes. नहीं। ये फाइनेंशियल सिचुएशन है। हम यहाँ पर पैसे में लेन-देन करते हैं ताकि फाइनेंशियली कंट्रीज ग्रो हो सकें एक साथ। ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम Yeah. इसको मिलिट्री अलायंस नहीं। जी, जी। तो मैं एक सिंपल चीज़ बोलना चाहूँगा, हाँ, ये नॉन वेस्ट अलायंस है, एंटी वेस्ट नहीं। कैसा? हम वेस्टर्न से अलग हैं क्योंकि हमें वेस्टर्न की पॉलिसी पसंद नहीं आती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेस्ट को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, उसका वर्चस्व मिटाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वर्ल्ड बैंक और IMF का अलग स्थान है हमारा। हाँ जी। ये ब्रिक्स समिट काफी एक स्पेशल समिट था जी। क्योंकि इसमें काफी नई कंट्रीज ने इस बार ज्वाइन किया, उसके बारे में बताइए प्लीज। ये ब्रिक्स अब ऑफिशियली ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। पहले जहाँ ब्रिक्स को कुछ समझा नहीं जाता था, आज उस ब्रिक्स को बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं। लास्ट ईयर बहुत सारी कंट्रीज ने एप्लीकेशन डाली थी ज्वाइन करने के लिए। उनमें से 4 कंट्रीज ने ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। ओके। अब ब्रिक्स प्लस हो चुका है। उन कंट्रीज का नाम है ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई, जो कि अच्छी खासी जनरस कंट्रीज है। जैसे ईरान ऑयल रिच कंट्री है, यूएई ऑयल रिच कंट्री है, जी बिल्कुल। तो अच्छी खासी कंट्री जो कि पैसे में अच्छी हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। कुछ कुछ मतलब ईरान पे सैंक्शन अदर देन दैट, बट अच्छी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। अब ब्रिक्स एज अ एक ग्लोबल इंफ्लुएंस बनता जा रहा है, जो कि नॉट, आई विल नॉट अगेन से नॉट एंटी वेस्ट, बट नॉन वेस्टर्न, कि मुझे वेस्ट को नहीं जाना, मुझे अपने एशियन की तरफ जाना, मतलब अपने वेस्टर्न डोमिनेंस को एक तरीके से क्या लड़ सकता है। लड़ सकता है। अदर देन दिस मुझे बस यूएस के छत्र छाया नहीं रहना है, यूरोप के छत्र जी। छाया में नहीं रहना है, मुझे अलग काम करना है। तो अलायंस उस चीज़ के लिए बना है ब्रिक्स। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जो ब्रिक्स है बहुत अच्छा अलायंस एक फाइनेंशियल सिचुएशन पे उभरा है। तो कंट्री आपस में मोर मिलिटरी कोऑपरेट करने के अलावा फाइनेंशियली कोऑपरेट करती है। इस ब्रिक्स समिट्स में काफी मेजर डिसीजंस लिए गए, काफी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए गए, तो हम उन डेवलपमेंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी जो फाइनेंशियली जो डिसीजंस लिए गए, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है डी डॉलराइजेशन, जो इस समिट में यूज एक हुआ। क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन बचा है। अच्छा अच्छा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको इसमें से काट देना, वही उसी में जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या 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 इशू? अरे ये ब्रिक्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। वो मैं कब पूछ लूंगा। और अभी कुछ मेजर डिसीजंस जो ब्रिक्स में लिए गए उसके ऊपर आते हैं। जी, एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज की गई थी, जैसे ब्रिक्स में फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत हुई, उसमें एक टर्म यूज हुई थी काफी ज्यादा, डी डॉलराइजेशन। जी। इसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली डॉलर इज अ यूनिवर्सल करेंसी। जी। आपको किसी चीज में ट्रेड करनी होती है, आप डॉलर में करते हो इंटरनेशनली। एक स्विफ्ट सिस्टम है जिसमें भी आप डॉलर यूज करते हो। वेस्टर्न डोमिनेटेड वो है, मतलब यूएस डोमिनेटेड। या फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पेट्रोल डॉलर होता है। अगर आपको पेट्रोल या फिर मतलब कोई भी ऑयल खरीदना है, क्रूड ऑयल से ट्रेड करनी है, तो आपको डॉलर में करनी पड़ेगी। तो उसी को हम चैलेंज देखते हैं ब्रिक्स में, क्योंकि बहुत सारे नेशन हैं ब्रिक्स में जो कि कुछ एंटी वेस्ट हैं, कुछ नॉन वेस्ट हैं, जो कि डॉलर से कुछ हद तक परेशान है। क्योंकि अब रशिया के ऊपर देखेंगे, अभी ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया हुआ की वजह से बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं। अब उन सैंक्शनों की वजह से क्या हुआ है कि रशिया अब डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकता है, तो अब उसे डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ताकि वो अब डी डॉलराइजेशन करना है। क्योंकि अब आपको ट्रेड तो करना ही, सिंपल सी बात है। अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं अब आप जी। फ्री में तो मुझे दे नहीं दोगे, जी बिल्कुल। मैं आपको कुछ दूंगा उसके बदले। तो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और भी ब्रिक्स
अभी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस हो चुका है, बहुत फास्ट प्रोसेस हो चुका है बिकॉज़ ऑफ यूक्रेन रशिया हुआ और अदर इवेंट्स भी रहे हैं, चाइना का भी बहुत एंटी वेस्ट स्टैंड होने लग गया है और भी चीज़ें हैं, बट मेन रीज़न यही है। लेकिन पहले भी हमारा ब्रिक्स का यही मुद्दा था कि हम डॉलर से हट के काम करें, जस्ट बिकॉज़ कि डॉलर का इन्फ्लुएंस हमारे ब्रिक्स के ऊपर ना हो या फिर हमारे ट्रेड में ना हो, ताकि हम इजीली ट्रेड कर सकें, हमें डॉलर खरीदना ना पड़े और वेस्टर्न का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो ब्रिक्स के ऊपर और हमारे ट्रेड के ऊपर। बट ये डील डॉलराइजेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? विदाउट डॉलर हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे? जी देखिए, डी-डॉलराइजेशन करने के 2 ही मेथड्स हैं, जो अभी तक जो कि ब्रिक्स अडॉप्ट करता है। ओके, पहला मेथड है हम लोगों करेंसी में ट्रेड करना शुरू करते हैं। आपके पास रुपये है, मेरे पास रुपये है, चलो ट्रेड करते हैं, जो कि मार्केट रेट है, मार्केट ट्रेड उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम लोग चलो एक ब्रिक्स करेंसी बना लेते हैं, जो आपस में हम लोग करेंगे ट्रेड। 2 मेथड है। एक लाइक एक न्यू करेंसी बना दें। जी, जी, जिसका नाम यूनिट्स रखा जाएगा अब अभी तक का जो बनाया जाएगा ओके, अभी बनी नहीं है। ऐसे में बहुत सारी बात हुई है आपके बारे में, जो रशियन समिट हुआ है ब्रिक्स का, उसमें बहुत बात हुई है कि हम एक नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे जो कि 5 करेंसी मिलकर बनेगी, जो कि हमारी क्या इंडियन करेंसी है, रशियन करेंसी, चाइनीज करेंसी, साउथ अफ्रीकन एंड ब्राजील करेंसी। ठीक है। ये एनडीपी के बारे में ओके। 2014 ब्रिक्स समिट में एक टर्म यूज किया गया था, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसे हम बोल सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो जी। इंडिया ने इसको प्रपोज किया था। जी, जी। इसके बारे में बताइए कि ब्रिक्स 2024 में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है? एक्चुअली क्या हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात शुरू हुई थी 2012 के समिट में, न्यू दिल्ली समिट था, उसमें इंडिया ने एक आइडिया प्रपोज किया था, क्यों ना हम लोग भी अपना बैंक बनाते हैं, ब्रिक्स बैंक, जिसका नाम प्रपोज किया गया था एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसका क्या मतलब था, उसका क्या कार्य था कि देखिए अब हमें पैसा चाहिए तो हमें बैंक के पास जाना, और बैंक के नाम पे हमारे पास 2 बैंक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो कि वेस्टर्न है। तो क्यों ना हम लोग अपना बैंक बनाते हैं जहाँ पर नॉन कंडीशनल लोन मिले, कम इंटरेस्ट पे लोन मिले और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर हो। तो ये आइडिया प्रपोज किया गया था न्यू दिल्ली समिट में इंडिया के द्वारा। इस पे आइडिया बहुत अच्छा था और यही ब्रिक्स का मेन मुद्दा भी है, अभी ध्यान देंगे तो मतलब अवे फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यही मुद्दा है जी। तो अब फाइनेंशियल ग्रोथ हो, तो क्या होता है, तो इसके बाद के 2014 में इस बैंक की स्थापना होती है। ये बैंक ब्राजील में लोकेटेड है और इसकी स्थापना होती है, और ये बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जो कि डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, और नॉन कंडीशनल लोन प्रोवाइड करता है। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपको अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की जाती कि आपको अपनी जो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसे हम कंट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। और प्लस ऐसा भी कोई नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, बहुत ज़्यादा आपको किसी के अंडर रह के काम करना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉन कंडीशनल लोन है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंट्रीज जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सके, फाइनेंशियली उठ सके। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एनडीपी है उसकी काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक एज अ बैंक। जी, जी, जी। एक्चुअली एनडीपी का क्या रहा है कि देखिए ना सक्सेस होने के बहुत सारे कारण हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो स्टैट्स बताता हूँ मैं आपको। एनडीपी में क्या है, 42 प्रोजेक्ट्स के लिए लोन सैंक्शन हुआ है, जिसकी कीमत है $42 बिलियन, सॉरी $12 बिलियन। ओके, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में लोन सैंक्शन हुआ है जिसकी कीमत है $12 बिलियन, और अभी तक जो फंड रिलीज हुआ है सिर्फ $1 बिलियन का। इसका बहुत बड़ा रीजन है मैं कहूँगा मिस गवर्नेंस। एक्चुअली ये अप्रोच हमारी एक एम नहीं है, वन एंड अप्रोच हमारी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रशिया इंडिया है, इनमें पॉलिटिकल टेंशन रहती है, बॉर्डर इश्यूज रहते हैं, इस चक्कर में एक साथ रहकर में एक चीज़ पे कोलैबोरेट नहीं कर पाते, एक चीज़ पे सहमति नहीं बना पाते कई बार। रशिया के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, सैंक्शंस इतने लग चुके हैं कि अब हम अगर जो रशियन कंपनीज ने लोन दिया था हम उसको दे नहीं सकते हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है एनडीपी, जो रशियन कंपनीज इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन वॉर में। और भी और अगर आप देखेंगे ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को, तो अब आप ध्यान देंगे तो वो बहुत इकोनॉमिकली वीक हो चुकी है, और प्लस वहाँ पर मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस बना ही रहता है। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और तो और ये भी रहा है कि जैसे पॉइंट ऑफ अप्रोच, जैसे मैं बोला आपसे, रशिया एंटी वेस्ट है, चाइना वेस्ट के अगेंस्ट तो है, बट साथ में ट्रेड भी करता है, ठीक है।
और जी। इवन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना का यूएसए और यूरोपियन यूनियन ही है, हाँ जी, जो कि आप खुद सोचिए, बिल्कुल। एक तरफ मैं ब्रिक्स का मेंबर हूँ, एक तरफ सबसे ट्रेड दूसरा तरफ कर रहा हूँ, मतलब ठीक है रिक्वायरमेंट्स होती है, हम भी ट्रेड करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच की बात कर रहा हूँ। और भाई इंडिया को देखिए, इंडिया का तो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है यूएसए, हमारा सबसे ज़्यादा सरप्लस जो ट्रेड होता है वो यूएसए के साथ होता है, तो हम लोग वन ईयर नहीं, हमारा एम वो नहीं है। और ये, और अगर एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, कि जो नए मेंबर्स आए हैं, ये ना बहुत ज़्यादा और फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देके चले। चाइना में ऑटोक्रेसी है, रशिया में ऑटोक्रेसी है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया में डेमोक्रेसी है। और जो अभी कंट्रीज़ आई हैं, ईरान, वहाँ पर थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक थ्योरी बेस्ड गवर्नमेंट, रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट है। और अगर यूएई इवन मोनार्की है। अभी तो हम देखते हैं ब्राजील वगैरह जैसे नेशंस में भी काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है, जी, बहुत जी। इंस्टेबिलिटी भी रही है, जी, जी। ये भी बहुत इफेक्ट करता है। जी, जी। देखेंगे आप तो इनका ना अब देखिए कुछ अगर डेमोक्रेसीज़ मतलब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनमें इतना अंतर है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बन नहीं पाती हैं। मतलब एक चीज़ पे आप स्टैंड आउट नहीं कर पाते हो कई बार। क्योंकि कई बार जैसे आप खुद सोचिए, आप एक महल में रह रहे हैं, मैं एक छोटे घर में रह रहा हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आप मेरे घर आओगे तो आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा चीज़ों में एडजस्ट होने में। वैसे ही अब वहाँ पर एक छत जैसे चाइना में वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि भाई जो बोल दिया वो होना है। इंडिया में आपने बोला तो हाँ भाई, अगर मुझे नाराज़गी है तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि भाई ये गलत है, आप और बेटर कर सकते हैं इसे। और देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा अंतर है, तो जो अप्रोच हो रही है टू टुवर्ड्स द थिंग, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेस, वो थोड़ा-सा नहीं मिसगाइडेड है। पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट होने की बहुत वजह से। बड़ा तरीके से। देखिए इसमें मेरे दो सवाल खड़े होते हैं, मैं आपको जिस बता देता हूँ कि मेरा तो पहला एक मेजर सवाल है कि जो एनडीपी है वो अभी तक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के लेवल तक नहीं आ पाई है। ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस उसका काफी कम रहा है। जी, मैं आपको एक स्टार्ट बताना चाहूंगा इसके रिस्पेक्ट में। जी, जी। वर्ल्ड बैंक जो है 1959 से उसकी रेटिंग जो है, एक क्रेडिट रेटिंग नाम की चीज होती जी, है, जी, पता है। 1959 से उसकी क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए रही है, विच इज द प्राइम, द बेस्ट रेटिंग। हाउएवर जो एनडीपी है उसकी रेटिंग 2016 से ही 2016 से ही उसकी ए प्लस है, विच इज नॉट एट द सेम लेवल एज वर्ल्ड बैंक। जी, जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम उस लेवल तक हम काम नहीं कर पाए हैं। एंड जैसे आपने बताया कि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है, 12 बिलियन में से सिर्फ 1 बिलियन ही फंड रेज हुआ है। तो पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा है ये है द पावर ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन एनडीपी। मैं अगेन आपको एक स्टार्ट देना चाहूंगा। 2022 में जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसकी वजह से रशिया के ऊपर काफी सैंक्शंस लगे गए थे, जिसके वजह से जो एनडीपी है उसको भी काफी चीजें फेस करनी पड़ी। इवन दो बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर एंड जो सैंक्शंस लगे थे, एनडीपी ने अपने टाइज कट कर दिए थे विद रशिया। एक साउंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स का एक टर्म होती है, जी। वो उन्होंने अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उन्होंने रशिया से टाइज कट कर दिए थे। उसके बावजूद भी फिच रेटिंग में उनको डाउनग्रेड कर दिया गया टू ए। एंड इनफैक्ट जैसे रशिया का भी जो गवर्नेंस रही है उसके ऊपर काफी ज्यादा बोला गया है, उसको भी काफी वेस्ट ने उसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये यूएस का जो पावर एंड इन्फ्लुएंस हो है ओवर द वर्किंग ऑफ एनडीपी एंड ब्रिक्स इन जनरल, वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। जी। तो मैं इसका आंसर को सिंपली ये बोलना चाहूँगा, देखिए जब कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है वो बेस्ट की तरह से पब्लिश होती है। जी जैसे क्रेडिट रेटिंग आपने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप रेट करते हो बैंक कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मेनली यही करता है क्रेडिट रेटिंग। तो क्या होता है कि व्हाट यू डू इज, अब आपकी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, मुझे पता है ब्रिक्स मेरा अपोजिशन, तो कुछ ना कुछ जो रिपोर्ट्स होती है वो बायस्ड होती हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न, टुवर्ड्स यूएसए। बिल्कुल। अब रिपोर्ट तो इसी चक्कर में एक रीज़न ये भी है कि मैं अपने से बढ़ते हुए तो किसी को नहीं देख लूँगा, और मैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको नीचा दिखाऊँगा, वेस्टर्न रिपोर्ट्स है मेरी, कुछ नहीं तो सॉफ्ट पावर तो इतनी बहुत ही है, तो आप मुझ पे रिलाय करोगे, तो आप ब्रिक्स से लोन नहीं लोगे। वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यूएस डू टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, कि आप ब्रिक्स के पास मत जाओ क्योंकि उसकी रेटिंग इतनी कम है। सिंपल सी बात है, अब मैं कोई लैपटॉप लेता हूँ, उसकी रेटिंग कम है, आई वोंट गो टू परचेज। ये भी मेरा एक पॉइंट है, अगर उसकी रेटिंग इतनी लो है तो, क्योंकि देखिए एक स्टैटिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा स्टैटिस्टिक होगा आप तो उसके पास जाओगे, जी, जी। और अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं जाओगे। नहीं। इवन दो अगर आपको, जैसे आपने बात किया
डेट क्राइसिस के बारे में बात किया एंड कंडीशनल लोन्स के बारे में बात किया, तो वो चीज पक्का छोटे नेशंस फेस करना, उनको फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक उनके ऊपर डालती हैं, बट स्टिल वो तब भी उनके पास प्रेफर करेंगे जाना बिकॉज उनकी रेटिंग्स अच्छी है, वो एक रिलायबल सोर्स है। एग्जैक्टली। एंड ये स्टैटिस्टिक्स जान के कि 12 बिलियन में से सिर्फ 1 ही बिलियन ब्रिक्स एक्चुअली दे पाई है, फंड्स रेज कर पाई है, तो वो एक कोई भी नेशन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास ज्यादा जाएगा, प्रेफर करेगा बिकॉज वो एक रिलायबल सोर्स है। जी। एक्चुअली क्या होता है देखिए, तो इन्फ्लुएंस रहता है रेटिंग, जैसे मैं बताया आपको। अब रेटिंग इन्फ्लुएंस है तो मैं उसके पास जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे डाउनग्रेड करना है। तो इसको मैं अपने अपोजिशन को दो जगह डाउनग्रेड कर सकता हूँ, या तो मैं इसको नीचे गिरा दूँ या तो मैं खुद उड़ जाऊँ। जी तो एक ये भी तरीका है। तो वेस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ताकि जो उसकी अपोजिशन की चीज़ है उनको नीचे दिखाया जाए, लोअर दिखाया जाए, ताकि उनके पास ना जाए बाकी कंट्रीज। भाई अल्टीमेट तो पैसा चाहिए मुझे। जी बिल्कुल। अब जहाँ मुझे पैसा मिलेगा, जब मैं देख रहा हूँ कि भाई बेस्ट रेटिंग का मैं क्यों जाऊँगा उसके पास, मैं वर्ल्ड बैंक के पास चलता हूँ। मेन चीज़ ये रहती है। एक ये ब्रिक्स का उनकी स्ट्रैटेजी है। ऑल्दो एक चीज़, ये आपकी बात भी सही है कि ब्रिक्स एज अ ग्रुप, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग। जैसे मैं आपको बताया कि 42 प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शन हुआ था, जिसकी कीमत $12 बिलियन थी, उसमें से $1 बिलियन से रिलीज हुआ। दिस इज फेलिंग। अब सही बात है आपकी, अब मुझे पैसा चाहिए, तो मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास तो नहीं जाऊंगा जो मेरा पैसा सैंक्शन ही नहीं कर पाया, मुझे दोनों ही ना प्रोवाइड करता। तो कंडीशन, बाकी चीजें सब बाद में आती है, पहली चीज मुझे पैसा चाहिए, तो मेरी मजबूरी है, आईएमएफ के पास जाऊंगा। जी यही रीजन है। और जैसा कि आपने बोला कि एनडीपी ने टैक्स कट कर दिया, जी कट कर दिया, बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप ध्यान देंगे, रशिया इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यही देख के देखिए, अब दोनों पर्सपेक्टिव आते हैं। यूएसए तो डाउनलोड करना चाहेगा एनडीपी को, उसको बिल्कुल। उसको तो रीजन में है। उसके बाद ये भी रीजन होगा, सिचुएशन रशिया यूक्रेन वॉर, और दिखा के तो डाउनलोड करेगा। रशिया ब्रिक्स का पार्ट है, एनडीपी ब्रिक्स का पार्ट है, उसको स्पॉन्सर कर रहा होगा, एनडीपी दिखाने की कोशिश करेगा, इसी रेटिंग कम कर दी गई। और दूसरी चीज ये है कि एनडीपी may not be sponsoring Russia Ukraine war, but it is a part of this. रशिया जैसे आगे यूक्रेन रशिया वॉर में इन्वॉल्व है, तो हाँ, इस वक्त में इसकी थोड़ी सी रेटिंग कम है। और रशिया से हम चलते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर आपको बताइए 2022 में हुआ था। जी जी। ये ब्रिक्स समिट कितना इम्पोर्टेंट है रशिया के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि उसके ऊपर यूएस ने कितने सारे देखिए, अभी रशिया आइसोलेटेड है जी, उसको बहुत जगह से निकाल दिया गया है। इवन अगर आप ध्यान देंगे तो एक क्या होता था पहले, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक फ्रेमवर्क है यूनाइटेड स्टेट्स का। वहाँ पर क्या करता था यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी। तो वहाँ पर क्या करता था कि रशिया वहाँ पर लोगों को देखता था, मतलब इट वाज वेरी पार्ट ऑफ कंट्रीज which used to judge the countries, are they involved in money laundering, is there कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा उस कंट्रीज में, उन चीज़ों में जज करता था, सैंक्शन करते थे। रशिया को लिस्ट से निकाल देगा, उस लिस्ट से निकाल दिया गया। रशिया के साथ आप ध्यान देंगे तो रशिया के साथ बहुत लोगों ने टैक्स कट कर दिया, 12,000 से ज़्यादा सैंक्शन रशिया के ऊपर लगे हुए हैं। रशिया इस समय पूरा आइसोलेटेड है, और रशिया को ये दिखाना है वर्ल्ड को कि वो आइसोलेटेड नहीं है, तो ब्रिक्स को एज अ टूल यूज करता है। तो और रशिया ने अच्छा किया भी है, मतलब मैं कहूँगा बेबी ब्रिक्स समिट इतना वो नहीं रहा, बट इतना अच्छा नहीं रहा, बट स्टिल रशिया के लिए वो एक कह सकते हैं कुछ वन वे अनदर एक फॉर्म ऑफ सक्सेस रहा है, क्योंकि 30+ कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, जिसमें 20+ लीडर्स आए थे। इवन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गटरेस भी को भी इनवाइट किया गया था, वो रशियन प्रेसिडेंट से मिले। तो इट वाज अ सक्सेस फॉर रशिया। रशिया शोड विद दैट, और प्लस 200+ मीटिंग्स हुई। रशिया उसकी मदद से दिखा पाया कि वो आइसोलेटेड नहीं है। उसके पास अभी भी कंट्रीज हैं, टॉप एलाइज हैं, जो उसके साथ ट्रेड करना चाहती हैं, जो उसके साथ हैं, खड़ी हैं। इवन दो जब पूरी कोशिश कर लिया सारे वेस्टर्न नेशन ने इसको आइसोलेट करने की, बट स्टिल रशिया इज नॉट आइसोलेटेड। दिस इज व्हाट रशिया हैज शोन विद दिस ब्रिक्स समिट। एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ ब्रिक्स समिट में, इंडिया एंड चाइना। जी जी। जैसे आप पता है पहले आई थिंक आफ्टर 2020 के बाद पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया 5 इयर्स के बाद। यस, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे बॉर्डर टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच, आप देखते ही हैं हर बार कुछ
गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, जी, तवांग वैली इंसिडेंट हुआ है, मतलब क्लैशेस हुए हैं इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच। तो क्या होता है, क्या हुआ कि जो ब्रिक्स समिट था, इसमें भले व्लादिमीर पुतिन और रशिया ये ले नहीं रहा है क्रेडिट, बट कुछ हद तक रशियन इन्फ्लुएंस था जो इन दोनों कंट्रीज को अपने पॉलिटिकल टेंशन और बॉर्डर टेंशन भुला के साथ लाया है। तो 5 साल बाद, जैसा कि आपने कहा, हाँ 5 साल बाद शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट था। और उन्होंने इस पे वो किया है, साझा किया है कि जो कि 2020 में उनकी बॉर्डर सिचुएशन थी, उसको वो लोग वापस लौट आए। दोनों की आर्मी रिट्रीट करेंगी और ओके, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक्चुअली बात ये है ना कि इंडिया और चाइना के बीच कोई डिमार्केशन है नहीं। एक मैकमोहन लाइन ड्रॉ हुई थी अर्ली 1900 में, जो कि ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ की थी, बट चाइना उसको मानता नहीं। ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। ऑलराइट, तो कुछ क्लेम्स हमारी तरफ से हैं कि भाई ये हमारा है, कुछ क्लेम उनकी तरफ से कि वो उनका है। तो इसी चक्कर में बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे उनके बीच बना रहता है। बट स्टिल दोनों पार्टीज ने बहुत म्यूचुअली एक्ट किया है आफ्टर 5 इयर्स, और दोनों पीछे जा रहे हैं और थोड़ी सी बॉर्डर टेंशन कम हो रही है इंडिया चाइना की, जो कि बहुत अच्छा है रशिया और ब्रिक्स के लिए, इवन इंडिया चाइना। ऑलराइट। ये जो जैसा आपने कहा समझौता है इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है? इंडिया और यूएस रिलेशनशिप कैसे affect करता है जी। जी, जैसे कि हम जानते हैं, यूएस एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इंडिया का, हाँ जी, और हमारे इंडो पैसिफिक में हमारा पार्ट है, और बहुत चीज़ें हमारे साथ कोलैबोरेट करता है, कई बार डिफेंस में, कई बार स्पेस में, बहुत चीज़ें कोलैबोरेट करता है। तो यूएसए यकीनन इससे खुश नहीं हुआ है, क्योंकि यूएसए जैसे कि कई सारे जियो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने स्टेट किया है, कई सारे न्यूज़ आउटलेट में, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, तो पोस्ट में लिखा है कि जो भी इंडिया चाइना के बीच हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाइना बहुत क्लोज आ रहा है, इससे यूएस की इंपॉर्टेंस कम हो गई। यूएस अब इंडिया एक इम्पोर्टेंट पार्टनर नहीं रह रहा है यूएसए का टू काउंटर चाइना, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है, एक थोड़ी बहुत डिमार्केशन से थोड़ी बहुत पीछे हट जाने से इंडिया चाइना दोस्त नहीं होता। देयर आर बीन सेवरल इश्यूज जिसमें इंडिया चाइना नहीं कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। अगर कर ही पा रहे होते तो ब्रेक्सिट सक्सेसफुल होता, जी, सीओ सक्सेसफुल होता। इंडिया चाइना की भी एक साउथ ईस्ट इतना प्रोन रीजन नहीं होता, डेंजर प्रोन रीजन, वॉर प्रोन रीजन साउथ ईस्ट एशिया। वही बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यूएसए से ऐसे ऐसे व्यू कर। ऑलराइट, ओके। फाइनेंशियल सिस्टम के इन बातों में ही एक टर्म यूज होती है, बीसीबीपीआई, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। ये चीज क्या है? एक्चुअली ये जैसे आपको बताया मैंने, ये लोकल करेंसी ट्रेड करने का एक टेक्निकल टर्म है, तो क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव, ताकि अब देखिए अभी तक ब्रिक्स करेंसी बनी नहीं है। तो अब हमारे पास हमारे दूसरा अल्टरनेटिव है कि हम लोकल करेंसी पर भी ट्रेड करें। तो ये इसीलिए है, जैसा कि आपको बताया, आपके पास रूबल है, मेरे पास रुपी है, चलो ट्रेड करते हैं। तो बिना डॉलर के, तो इट्स मोर इट्स पार्ट ऑफ दैट। इट इज द मेथड ऑफ डी डॉलराइजेशन, जैसे कि मैं बोला, which involves local currency use to purchase items and goods from the countries which are part of BRICS, or partners of BRICS with without use of dollar. एक यूपीआई इनिशिएटिव मान सकते हैं काइंड ऑफ। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, कह सकते हैं। एक्चुअली ये बात ये है कि कह सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए क्या है कि अभी ब्रिक्स इतना उसको आगे लेके नहीं गया। यूपीआई एक बहुत एडवांस सिस्टम है। ओके, अभी अभी बना नहीं है ये। अभी बना नहीं है यूपीआई। हाँ, इंडिया ने प्रपोज किया है आइडिया कि वो लेके जाए कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसमें भी टाइम। ऑलराइट, बट हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव है, मैं चाहूँगा कि ब्रिक्स में शामिल हो और ब्रिक्स एडवांस। ऑलराइट। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई थी ब्रिक्स में रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को आर्थिक स्थिति उनकी अच्छा करने के लिए एंड उनको अपनी खुद की बिजनेसेस ताकि वो खड़ी कर सकें, इसलिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफी ज्यादा मेजर डिसीजंस लिए गए थे। इसके बारे में बताइए। एक्चुअली WBA नाम का टर्म होता है, जिसे कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है जो कि ब्रिक्स का पार्ट है, जिसका नाम है वुमेन बिजनेस अलायंस। ये क्या करता है कि ये वुमेन्स को बढ़ाने का एक जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस बढ़ाने का एक माध्यम है, जिसमें क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो की हैं लोन प्रोवाइड करेंगी, कनेक्शन बिल्ड करेंगी फॉर द वुमेन्स,
which are which are entrepreneurs and business owners. Like अगर हमें अपनी लड़कियों को उठाना है, जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिक्स is not a yeah, it is a growing nation. It is a part of growing nations. It is an alliance which is form of growing nations. But अगर आप देखेंगे तो सोशली इतने हम लोग उठे नहीं हैं. ऐसे बहुत से नेशंस हैं जी जो कि सप्रेस, जहाँ पे हमारे वुमेन सप्रेस है, इतना ग्रोथ, इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. सोशल इक्वालिटी नहीं है. या तो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही वुमेन्स. और हमारा ब्रिक्स तो अंडर डेवलप्ड नेशन पे भी ध्यान देता है, जो कि अफ्रीकन नेशन है, जहाँ पर तो वुमेन्स बिल्कुल ही नहीं उठ पाई हैं. कई ऐसे नेशंस हैं. तो क्या है कि हमारा ब्रिक्स क्या करेगा, लोकल गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करेगा, तो और उनको रीच आउट करेगा वुमेन्स को, उनके ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए इक्वली टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द फाइनेंस ऑफ द नेशन. हम भी वो भी इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर पाए टुवर्ड्स द नेशन अपनी, ताकि हमारी लड़कियां भी कभी किसी से लड़कों से कम ना हो. ये आप भी जानते हैं कि आपको सोचिए, आज से हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे मर्द हैं, मेन ऑफ आवर कंट्री, वही कंट्रीब्यूट करते हैं मेनली टुवर्ड्स आवर जीडीपी. जी व्हाई नॉट वुमेन्स? वो भी तो हमारे देश के हिस्सा हैं. क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए हमें कंट्रीब्यूट करने का? बिल्कुल देना चाहिए, वो भी कम नहीं है. जी बिल्कुल. तो वही ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स हेल्पिंग वुमेन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अफ्रीका, इंडिया, और जो भी सब कॉन्टिनेंट डेवलपिंग नेशन जो भी ब्रिक्स पार्टनर्स एंड ब्रिक्स प्लस नेशन जो भी है. देखिए, इसमें मेरे दो सवाल खड़े होते हैं. जी मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आप जानते हैं कि हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पर भी अपने वुमेन को खड़ा करने में मदद करती है. अब अगर इंडिया के बारे में जाने तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी सारी स्कीम्स खड़ी करी हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गया, एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स हो गए. तो बहुत प्लेटफॉर्म्स भी खड़े किए हैं, बट स्टिल वो अभी तक इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं. जी तो ऐसा ब्रिक्स क्या करेगा कि जो चीज़ लोकल लेवल पर ही इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको इतना सक्सेसफुल बना पाए. मेरा पहला सवाल ये है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आप जानते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ जो नेशन होते हैं, जैसे हमने ट्राइबल वुमेन की बात करी, या जो ओबीसीज होते हैं, या जो विलेजेस में रहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी इतनी के बारे में नहीं पता, उनको इवन अपने राइट्स के बारे में नहीं पता. एंड उन तक जो ब्रिक्स गवर्नमेंट है वो कैसे रीच करेगी कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी है, जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, वो अपना बिजनेस खड़ा कर पाए. एक्चुअली देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना इसमें फंड्स. जी वन ऑफ द रीजन क्योंकि हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं. ऐसा नहीं कि हमारी लोकल गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, बट फंड्स की कमी पड़ जाती है. कई बार हम जाते हैं उनके पास, बट कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के पास कुछ फंड्स की कटौती हो जाती है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है. तो वहीं पर रोल आता है ब्रिक्स का, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल हब है, जो कि पैसे प्रोवाइड करेगा वुमेन्स को. मतलब जैसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दो जिसमें वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट है. जी देखिए, तो वो पैसे प्रोवाइड करेगा, वो रीच आउट करने में मदद करेगा, जो कि प्रोग्राम्स इनिशिएटिव गवर्नमेंट लाना चाहती है, जो कि फाइनेंशियल की वजह से ला नहीं पा रही, फाइनेंस की वजह से नहीं ला पा रही है. उसमें ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देगा, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करेगा, उन्हें गाइड करने की कोशिश करेगा, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. और भी देखिए, लोकल गवर्नमेंट में एक नीचे स्तर तक जाके लोकल गवर्नमेंट साथ कोलैबोरेट करेगा, ताकि जो हमारी वुमेन्स है उनको मदद हो पाए, वो अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए, कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश हेल्प करेगा. सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कनेक्शन, पैसा. बिल्कुल. दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो आपको इवन सिखाएगा भी क्या करना है आपको. आपके B2B कनेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन, आपकी B2G कनेक्शन, बिजनेस टू गवर्नमेंट कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा. आपको सोचिए, जब आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बिजनेस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? पहला फाइनेंस, दूसरा Yes. कनेक्शंस. बिल्कुल. आपके पास दो हैं, तो आप आधी जर्नी तो पहले तय कर गए. उसमें ब्रिक्स बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है. जैसा कि आपने कहा कि जो योजनाएं हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं. जी, आके मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सक्सेसफुल नहीं हो पाई. बट आप मुझसे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो चीज़ 100 साल से लड़कियों को दबाया जा रहा है, वो क्या 4-5 साल में हो जाएगा? बिल्कुल. जिनको 100 साल से दबाया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जाता था, अभी 20 साल, अगर आप ध्यान देंगे, यही 40 साल पहले इंडिया में 1900s में आ जाइए, तो क्या होता था? लड़कियों को बाहर निकलने तक नहीं मिलता था सही से. इवन अभी भी कई जगह हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता. जी
तो एकदम से तो नहीं हो जाएगा। पर हाँ, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा, ये पॉलिसीज़ हेल्प ज़रूर करेंगी और जब ब्रिक्स इनसे जुड़ेगा, बहुत जल्दी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 4-5 साल में आपकी लड़कियाँ इक्वली कंट्रीब्यूट करने लग जाएँगी जितना मेन करते हैं, जितने पर हाँ, एक वक़्त ऐसा ज़रूर आएगा और वो वक़्त बहुत जल्दी आएगा, 20 से 30 साल में। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। 20 से 30 साल में वक़्त आएगा जब हमारी लड़कियाँ अगर लड़कों से कम नहीं, तो लड़कों के बराबर ही करेंगी। हो सकता है उनसे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। और आपका दूसरा सवाल था कि जो कहते हैं हम ट्राइबल वुमेन के या फिर ट्राइबल पीपल का रीच कर सकते हैं जिनको फिर राइट भी यस। नहीं पता है। जी, देखिए लोकल गवर्नमेंट कोशिश करना चाहते हैं, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही है। कई बार होता है, देखिए हम जैसे रिजर्वेशन हमने किए हैं एसटी लोगों के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ताकि उनको सुविधा नहीं मिल पाती है जो हमें मिल पाती है। इंटरनेट नहीं होता उनके पास इवन प्रॉपर आइटम्स नहीं होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, जैसे बेड है, वॉशरूम्स होते हैं, नहीं होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है उनकी, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, हम फाइनेंस में मात खा जाते हैं। देखिए हमारी भी सोचे कि हमारा देश बढ़े, बढ़ाना सब चाहते हैं, हम भी बढ़ाना चाहते हैं अपने आप को, बट वही बात है, पैसे की कमी पड़ती है। वहाँ ब्रिक्स एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म हेल्प करने आएगा। जो चीज़ जहाँ पर एक गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा पैसा लगा रही है, वहाँ ब्रिक्स एज अ होल 5 कंट्रीज का समूह, इवन 9 कंट्रीज का समूह हो चुका है, वो पूरा पैसा डालेगा, वो हेल्प करने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आगे बढ़ेंगे। हमारे एसटी, देखिए एसटी मेन चीज़ क्या होती है, हम उन तक रीच आउट नहीं कर पाते हैं कई बार। और रीच आउट क्यों नहीं कर पाते हैं? या तो मिस गवर्नेंस होता है, या तो पैसे की कमी होती है, सरकार फंडिंग रोक देती है बिकॉज़ ऑफ वेरियस इश्यूज़। देखिए भाई हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जी। हम भी अपने कुछ एलोकेट करते हैं फंड्स। तो मिस गवर्नेंस को मिस गवर्नेंस इश्यू है, जो कि लोकल गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। करप्शन भी है। करप्शन तो देखिए हर में है, कौन करप्ट नहीं है, आप जी, बताइए। ये बात है। इवन यूएस जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी, वहाँ पर करप्शन आपको मिल जाएगा, करप्शन तो हर जगह है। बट एक मेजर इशू जो होता है फाइनेंस, उसको ब्रिक्स एक हद तक खत्म करना चाहता है, एक हद तक उसमें हेल्प करना चाहता है उन नेशंस की जो कि हेल्प चाहते हैं, बट वेस्ट की कंडीशन के साथ नहीं, खुद आत्मनिर्भर बन के। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी वेस्टर्न से रेगुलेट हो। कोई और देश का आदमी जो कि कहीं और बैठा है, जिसको लोकल लेवल के बारे में कुछ नहीं पता, वो रेगुलेट करे हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी। तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वहीं पर बिस्तर काम। और आपने बात की चैलेंजेस टू ब्रिक्स के बारे में, जैसे रशिया जो बहुत ही एक मेजर ब्रिक्स का पार्ट है, जी, मेजर जी। कंट्री है, उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। जी, जी। और मेजर कंट्रीज इंडिया एंड चाइना के बीच में डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं, एंड बाकी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिक्स नेशंस इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो ब्रिक्स का ऐसा क्या कर सकता है ब्रिक्स की इन सारे चैलेंजेस को वो फेस करके अपने अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बना सके फाइनेंशियली, पॉलिटिकली? जी, एक्चुअली देखिए ब्रिक्स को पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, उसको एमलेसली काम नहीं करना है। उसको काम करना है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ब्रिक्स, नॉट जस्ट अ इंडिविजुअल नेशन। जो कि चाइना है, कुछ हद तक अगर ध्यान देंगे इंडिया भी करता है, क्योंकि उसे ब्रिक्स से इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाती है। जी। चाइना ब्रिक्स को एज अ ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाहता है, जिसमें चाइना में है। हमें ये सब डिफरेंसेस भूलने पड़ेंगे, हमें एज अ इंडिविजुअल नहीं, एज अ ग्रुप ग्रोथ करनी है। हमें किसी के पीछे नहीं चलना है, हमें बराबर ग्रोथ करनी है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे जो अभी ब्रिक्स प्लस कंट्रीज ऐड हुई हैं, उसमें बहुत सारी ऑटोक्रेसीज हैं। ईरान, यूएई, एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जी। जो कि चाइना बैक है, मतलब चाइना को बैक करते हैं। आप खुद सोचिए, तो अब ये मोर ऑफ ब्रिक्स ना एक चाइना बैक ग्रुप बना जा रहा है। हमें इस चीज़ से हटना पड़ेगा और इसमें इंडिया का बहुत क्रिटिकल रोल है। तो मैं जो बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ था, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यूके था, यूके ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, उसने चीज़ें बनाई, बाहर के देशों में गया, उनको कॉलोनाइज किया। भाई वहाँ पर क्या था, चीप लेबर था, चीप आपको जो मिनरल्स होते हैं, चीप मिनरल्स मिल गए, वहाँ बनाया और यूरोपियन मार्केट में जाके बेच दिया, अपने मार्केट में जाके बेच दिया और वहाँ से पैसे कमाए। भाई उन्होंने किया, हमने क्यों नहीं किया? हम भी तो कर सकते थे, जाते कॉलोनाइज करते भी चीज़ में, जी। क्यों नहीं किया? तो भाई ऐसा तो था नहीं कि हम बहुत अच्छे लोग थे या बहुत उपभोग रह सकते थे। हाँ जी। हम मालूम अच्छे हैं, लेकिन कॉलोनाइज नहीं किया हमने, हाँ जी। क्योंकि हमारे पास टेक की कमी थी।
जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वहाँ पर, वो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था। हमारे यहाँ आया नहीं, तो हमने कभी किया नहीं। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़, और उससे क्या हुआ था, यूके ने बहुत ग्रोथ की। अब देखें, एक टाइम में यूके का सोच कभी नहीं डूबता था। हाँ जी। ये क्या आपने सुना होगा, क्योंकि उसने उसका इतना डोमिनेंस था फाइनेंशियली, मिलिट्रीली। कैसे हुआ? ऐसे तो हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ऐसे ही अब जो रिवॉल्यूशन है वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके मेन प्लेयर्स हैं अभी चाइना, यूरोपियन यूनियन और यूएसए। इसमें इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा, ताकि ब्रिक्स में वो इक्वल इक्वल से रख सके, कि चाइना से compete कर सके, चाइना को बता सके यू आर नॉट अलोन, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड वी हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन एज यू हैव, इक्वल टेक एज यू हैव। तो इसके लिए इंडिया का एक बहुत क्रिटिकल रोल रहेगा ब्रिक्स में उभर का। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, हमें अपने जो हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे इजिप्ट इथोपिया के बीच इश्यूज हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, उसमें भी डेवलपमेंट फील्ड है। तो और दूसरी चीज़ है कि आप ध्यान देंगे कि इंडिया चाइना के बीच इश्यूज हैं, बॉर्डर इशू, ये सब हमें चीज़ें भुलानी पड़ेंगी आगे बढ़ने के लिए। और हमें एक एम रखना पड़ेगा, rather than एंटी वेस्ट, नॉन वेस्ट, ये सब चीज़ भूल के हमें एक एम रखना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ ब्रिक्स नेशंस। तभी हम ग्रो कर पाएंगे। अगर हम ये सोच के करेंगे कि रशिया तो एंटी वेस्ट है, तो हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं? अब चाइना के पास वेस्ट के अगेंस्ट है, बट स्टिल ट्रेड करता है। इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इशू है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूएसए के साथ। तो ये सब चीज़ें हमें भूलनी पड़ेगी। हमें एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और जो हमारी जो फॉर्मर गवर्नमेंट्स हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं पे हमें आके सहमति बनानी पड़ेगी, और हमें एक साथ बढ़ना है, कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स ब्रिक्स, ताकि ब्रिक्स इकोनॉमिकली वायबल हो, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो, और दिखा सके कि और जब तक सक्सेसफुल होगा तभी हम दिखा पाएंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तभी हमारी से होगी, तभी हम जो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज, तभी हमारी से बनेगी। हम अपनी बात रख पाएंगे ब्रिक्स के जरिए, और बहुत सारे नेशन होंगे जो कि अपनी बात रख पाएंगे, जो कभी अपनी बात बोल भी नहीं पाते थे थ्रू ब्रिक्स। ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म बनेगा, तभी सक्सेसफुल। जी। आज का आखिरी सवाल, जी। पर्सनल सवाल है आपसे। आपने कहा ब्रिक्स समिट 2024 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे आप इसमें? देखिए, पर्सनली 6.5, ओके। नॉट मोर देन दैट। एक्चुअली बीइंग अ इंडियन, मुझे ब्रिक्स से और ज़्यादा उम्मीद थी। ब्रिक्स, अब अगर ध्यान देंगे तो अब 16वां समिट था, उस हिसाब से इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। दो इंडिविजुअली नेशन ने प्रोग्रेस की है। इंडिया का $3.5 अराउंड $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। चाइना $19 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, जिसमें अगर ध्यान देंगे तो पांचों के पांचों नेशन G20 का पार्ट है। बट स्टिल एज अ ग्रुप ब्रिक्स इतना सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए मैं दोनों है। हालांकि मुझे लगता है कि होगा। बस। तो इसी के साथ हम आज की डिस्कशन खत्म करते हैं। हमारे ऑडियंस को हमारी तरफ से थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड मिस्टर ऐश्वर्या, आपको भी थैंक यू, आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी। इसके साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।